लोगों को लगता है, एक्चुअली नहीं है, लोगों को लगता है कि रेशियो एनालिसिस ना फॉर्मूला बेस्ड है। येस दैट इज़ ट्रू कि आप फॉर्मूला के बिना ये सम्स नहीं कर पाओगे। क्या करना है बताओ? फ़ैन ऑफ करना है, कर दो ना भैया प्लीज़। अंकुश फ़ोन छोड़ दीजिए, एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक चीज़ जब आप ये चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, एक चीज़ नोटिस करिएगा कि ये चैप्टर जिस बुक में है, उस बुक में जितना भी चैप्टर है, उस चैप्टर को बोला जाता है, चैप्टर्स को बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, या अगर आप आईएससी में हैं तो बुक का नाम देखिए, लिखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोनों में सेम है ना? सुहानी, यू हैड अ बुक इन योर हैंड, आई थिंक मैनेजमेंट अकाउंटिंग लिखा रहेगा, ठीक है? देखिए किताब पे, अगर आप अपना बुक निकालेंगे तो FSA मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। नाउ यू माइट बी वंडरिंग दैट व्हाई एम आई सेइंग दिस टू यू। जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें, जहाँ एक आ जाता है कंपैरेटिव कॉमन साइज, शायद आपके स्कूल में पढ़ाया हो, नहीं पढ़ाया हो, एक आ जाता है रेशियो एनालिसिस, एक आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐसे करके जितने भी चैप्टर इस किताब में हैं, इसमें एक सिमिलैरिटी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुके हैं। गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ ये है कि आपको एक भी जर्नल एंट्री पास नहीं करनी, एक भी लेजर नहीं बनाना है, बैलेंस शीट रेडी है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके हाथ में है। इसीलिए इस चैप्टर जो बुक किताब में है, इस चैप्टर का नाम, बुक का नाम ये लोग रखा है आइदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीनिंग दैट अब बन गया सब, अब बैठ के अब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करेंगे। एक बार इमेजिन कर, जो तुम बोल रहा है वर्टिकल वाला या हॉरिजॉन्टल वाला, एक रिलायंस जैसा कंपनी के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी कितना हो जाएगा, तो वो संभव नहीं होगा उसको उस प्रकार से प्रेजेंट करना। और दूसरा, द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, एंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी, यू हैव डन बिजनेस विद अदर पीपल्स मनी, सो देयर इज़ अ कंप्लायंस इशू। तुम अपना बैलेंस शीट अगर एक स्पेसिफिक फॉर्मेट के हिसाब से नहीं बनाओगे तो कंपनीज एक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। अब अगर आपका ये सवाल है कि कंपनीज एक्ट ने अलग ही क्यों किया, बोला यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, कि देखो भाई तुम सोल प्रोप्राइटर हो, तुम अपना पैसा से करते हो, तुम पार्टनरशिप हो, तुम अपना पैसा से बिजनेस करते हो, तुम बनाओ ना तुमको जैसा बैलेंस शीट बनाना है, हम नहीं तुमको रिस्ट्रिक्शन देंगे कि शेड्यूल 3 से ही बनाओ। लेकिन जैसे ही तुम पब्लिक का पैसा से बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारा एक दायित्व आ जाता है, तुम्हारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है कि एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बनाओ, जो सबको पढ़ाया भी वैसा गया है, और जब वो बैलेंस शीट देखेंगे तो उनको एनालिसिस करने में भी संभावना ईजी रहेगा। क्योंकि कौन यूएस में बैठा है, उसको क्या मालूम कि कौन तुम बैलेंस शीट बनाता किस प्रकार से, लेकिन यूएस वाला आदमी कंपनी बैलेंस शीट कंपनीज एक्ट के थ्रू शेड्यूल 3 से देख सकता है। सो टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी वी हैव स्पेसिफिक फॉर्मेट्स, एंड अग्री और डिसएग्री, the larger you become, the more compliant you have to be. छोटी लोगों को, छोटे बिजनेसेस को हम नहीं बोल रहे हैं कि आप शेड्यूल 3 बनाओ, हम शेड्यूल 3 स्पेसिफिकली कुछ बड़े बिजनेसेस को, कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को, बड़ी कंपनीज को बोला जा रहा है कि आप शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट बनाएं। तो मान लीजिए कि बैलेंस शीट शेड्यूल 3 से ही बन रही है, अगर मान लेते हैं, और ये बैलेंस शीट बन चुकी है, आपको कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है, मतलब फाइनल अकाउंट्स रेडी है, उसके बाद अब आप इसको लेकर बैठे हैं ये देखने के लिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी। तो एक सिंपल सा सवाल है, सोच कर देखिएगा, एक बिजनेस के लिए क्या 4 पॉइंट ऑफ टेस्ट होना चाहिए देखने के लिए कि वो अच्छा कर रही है कि बुरा। फॉर एग्जाम्पल माहित, थिंक अबाउट इट एन आंसर, एंड डोंट थिंक दैट यू आर डूइंग रेशियो एनालिसिस, थिंक अबाउट यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड बैलेंस शीट। लाइक आई थिंक अभी आप भी, मैं और आप नीचे ही बात कर रहे थे ना, कंपनी को भैया वो शेयर मार्केट वाला स्टार्ट करिए ना, तो आज आप बैठेंगे ना, तो जब भी आप मेरे साथ पहला क्लास करेंगे तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 2 मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, तो आप देखते होंगे बहुत रील वील आता रहता है, इस पर चार्ट्स को देखते हैं, है ना, कैंडल स्टिक पैटर्न, हैना पैटर्न, तेना पैटर्न, कि क्या मूवमेंट रहा है, भाड़ में जाए कंपनी का परफॉर्मेंस, क्या ट्रेंड से बढ़ रहा है, क्या पैटर्न बना रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट मारेगा, यहाँ से फॉल करेगा, वो टेक्निकल एस्पेक्ट है।
और दूसरा है फाइनेंशियल एस्पेक्ट, फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब जब आप एक कंपनी को उठाएंगे, आप उस कंपनी का हर एक चीज़ का जांच पड़ताल करेंगे, उसका हर एक चीज़ देखेंगे कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे अगर आप सिर्फ मोस्ट बच्चे जो बोलते हैं कि एक कंपनी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रॉफिट, अगर वो सच है तो ऊबर में किसी को निवेश करना ही नहीं चाहिए। अगर सिर्फ प्रॉफिट ही दायरा है तो आधे से ज़्यादा स्टार्टअप तो लॉस में है। तो एक ही तो क्राइटेरिया नहीं हो सकता किसी कंपनी को जज करने का। तो आज 4वीं में भी मान लीजिए रिलायंस का शेयर खरीदना चाहती है तो सबसे पहले क्या करेगी, moneycontrol.com NSE BSE की वेबसाइट पे जाएगी, रिलायंस टाइप करेगी, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइप करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बैलेंस शीट आएगा, बैलेंस शीट के साथ इनकम स्टेटमेंट, जिसको आप क्लास 11 में PL बोला करते थे। ये दोनों पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब कोई भी देख सकता है। पहला चीज़ वो देखेगी कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिट में भी बात कर लीजिए, 3-4 टाइप के प्रॉफिट होते हैं। 3 के साथ तो आप दोस्ती करके आए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आप जानते हैं, नेट प्रॉफिट जानते हैं, और हमको याद है वारिजा झगड़ा करके करवाई थी क्लास 11 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भैया हम लोग स्कूल में बहुत बोल रहा है, एक बार करवा दीजिए अगर आपको याद हो। तो कंपनी का ये सारा चीज़ देखने के लिए हम लोग प्रॉफिट को देख रहे हैं। लेकिन सोचकर देखिए मैम, एक कंपनी है जो बहुत प्रॉफिटेबल है, लेकिन ना उसका कोई नेटवर्थ नहीं है। मतलब आज मेरे को लगता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ना बायजूस से ज़्यादा प्रॉफिटेबल हूँ। सच है ये भाई, बायजूस लॉस में बंद होने पे है, पर लेकिन आज भी बायजूस का मैं शायद 1.1% का भी नेटवर्थ के आसपास नहीं हूँ। तो क्या सिर्फ वत्सल हम सिर्फ प्रॉफिट देख के जज करें कि रोहिन खन्ना का RKC इज बेटर देन बायजूस? ऑब्वियसली नॉट। तो दूसरा हम देखते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ को ये लोग कॉमन भाषा में बोला है सॉल्वेंसी। आप कितने सॉल्वेंट हैं ये भी बहुत मैटर करेगा। मैं अगर आपको एग्जाम्पल, औकात नहीं, सॉल्वेंसी वो वाला नहीं कि 60 पैसा न रुपी ही बिकेम इंसॉल्वेंट। वो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब वो बैंकरप्ट हो गया। हाँ, वो बैंकरप्ट हो गया, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। हाँ, मतलब क्या बोल रहा है, औकात है नहीं, वो अलग है। हम बताते हैं आपको फ़र्क। नहीं, सॉल्वेंसी का मतलब ये है, जैसे अनफॉर्चुनेटली मेरे को ना बहुत दुख होता है जब भी हम ये एग्जाम्पल देते हैं। अब तो हम तो लास्ट 14 साल से यही एग्जाम्पल दे रहे हैं सॉल्वेंसी का, मेरी ग्रैंड मदर का। तो लास्ट अक्टूबर में मेरी ग्रैंड मदर का डेथ हो गया, बट आई थिंक शी वॉज द मोस्ट सॉल्वेंट पर्सन दैट आई न्यू। सॉल्वेंट का मतलब क्या है, औकात तगड़ा था उनका, इन द सेंस कि आज मतलब उनके लास्ट डेज में भी ना, अगर आप उनको देखते, उनके हाथ में ये कम से कम 1.5-2 लाख का कड़ा होगा, 2 ठो। उनकी ज्वेलरीज तो मतलब पूरे हमारे ख़ानदान में फेमस थी। 4-5 FD थी उनकी, मतलब एक आध प्रॉपर्टी तो उनके नाम मतलब अब भी हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। पॉइंट की औकात गजब का था। नेटवर्थ जिसको आप बोलते हैं ना, एसेट्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को सॉल्वेंसी बोलते हैं। बट मेरी ग्रैंड मदर का कोई प्रॉफिट नहीं था, काम नहीं था उनका कोई, तो प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से ग्रैंड मदर नील है, पर सॉल्वेंसी के नज़र से आप देखिए बहुत हाई है। उबर प्रॉफिटेबिलिटी में नेगेटिव में है, पर सर यूनिकॉर्न वैल्यूएशन से ज़्यादा है। यूनिकॉर्न वैल्यूएशन होता है $1 बिलियन, उनसे ज़्यादा वैल्यूएशन है उबर का। तो क्या सॉल्वेंट है कि नहीं है, औकात है कि नहीं है? सिर्फ गाड़ी नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इनटेंजिबल एसेट्स, सब कुछ जो मतलब अगर डेट पे जाते हैं तो उसको यूज करके पे ऑफ करता है। करेक्ट। गुडविल भी, पर सर गुडविल से पे ऑफ मतलब तो बस बेचने का ही काम आएगा। करेक्ट। तो कंपनी बेचेगा तभी तो होगा। तो भी है तो इंटेंजिबल, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। लैंड एंड बिल्डिंग बेचने का इच्छा है, फिर भी लैंड एंड बिल्डिंग बेच सकते हैं अगर लॉस में जा रही कंपनी या फिर जरूरत पड़ा। पॉइंट ये नहीं है कि बेचना पड़ रहा है, पॉइंट ये है कि आज आपके पास एसेट्स क्या क्या है, इसमें से कौन सा। उबर में जैसे आप बोले लॉस में चल रहा है, लेकिन फिर उसका ओनर मतलब सिर्फ स्टेटमेंट
स्टेटमेंट्स में वो लोग लॉस दिखाते हैं कि सब पे लॉस ही होगा। एक्चुअल में लॉस है यार, दे हैव अ हाई 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 अमाउंट ऑफ डेट, तो दे आर अंडर ह्यूज लॉसेस। नहीं नहीं, ये पर ये जेन्युइनली लॉस में है, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज देयर ऑपरेशंस आर वेरी लार्ज एंड द मैनेजमेंट कॉस्ट एंड यू ऑल ऑफ यू, मतलब मोस्ट ऑफ यू, आप लोग पढ़ेंगे, आई प्रॉमिस आप पढ़ेंगे, देयर फिक्स कॉस्ट आर वेरी हाई। पर फिर भी उबर तो जैसे ओला एकदम लॉस में है, उबर तो फिर भी प्रॉफिटेबल है नहीं है। कंपैरेटिवली, पर जैसे तो आज ये बात हो गया कि मेरा 1000 करोड़ का लॉस है, उसका 200 करोड़ का लॉस है। ओला तो बंद हो गया ऑलमोस्ट, नहीं बंद हुआ, ऑलमोस्ट नहीं होगा, वो फिर रिवाइव होगा। इंडिया में भी चल रहा है ऐसे, पर इतना उसका कि ड्राइवर्स वो हो रहा है। वो देख उनका वो अच्छा बात उठाए हैं आप। वी आर नॉट हियर गोइंग टू कमेंट ऑन द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। हम लोग को ये नहीं देखना ये काम कैसा करता है। मतलब अगर आप मेरा सॉल्वेंसी देखेंगे, आप नहीं बोलेंगे भैया मंडे को क्लास कैंसिल किया, आप बोलेंगे भैया के पास स्मार्ट बोर्ड है, भैया के पास कैमरा है, भैया के पास एसी है, भैया के पास फर्नीचर है, पर भैया प्रॉफिट में नहीं है। सो दो अलग एस्पेक्ट है। तीसरा एस्पेक्ट ये है कि भैया के पास कैश पोजीशन क्या है, भैया लिक्विड कितने हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या है जो आप बोल रहे हैं, सही है यार, LIQUIDT, आई छूट गया थोड़ा सा, नहीं हम थोड़े नींद में हैं, हम मतलब थोड़ा डिसोरिएंटेड हैं अभी। लिक्विडिटी का मतलब कैश पोजीशन। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए आप जज करके बताइए। कोई एक इंसान आपके कोई अगर बड़े भाई कज़न वज़न में हो जो अभी लाइफ में जस्ट स्टार्ट आउट कर रहे हैं, या आप मेरा एग्जांपल ले लीजिए। आई नो मैं स्टार्ट आउट नहीं किया हूँ, बट relatively if you compare it to proper business setups, I am still not there, relatively newer firm, I am very profitable but not very solvent। मेरे नाम पे बहुत करोड़ों के एसेट्स उसे कुछ नहीं है, RKC का ही बात कर रहे हैं। पर मेरा ना जो बिजनेस है आप नोटिस करिए सॉलिड लिक्विडिटी है, सब मोस्टली कैश में है। लिक्विडिटी का तात्पर्य यह है कि आपका कैश पोजीशन कैसा है। तो मतलब सॉलिड इसलिए नहीं क्योंकि एसेट्स कम है, एसेट्स कम है, या मान लीजिए डेट बहुत ज़्यादा है, डेट किस बात का, लोन होगा, मेरा नहीं है। हाँ तो वही तो इसीलिए तो लोन फिर मतलब कैसे, हाँ ठीक है। किसी का अगर आउटसाइडर लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी सॉल्वेंसी चैलेंज हो जाता है उसका, जैसे अडानी को बोलते हैं आजकल, दे हैव अ ह्यूज डेट। तो कंपनी में एसेट्स बहुत है पर ओनर्स के नहीं है, सब लोन पर लिए हुए हैं, सब मतलब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट है उनका। तो मेरा लिक्विडिटी बहुत सॉलिड है। मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ, अच्छा आप बताइएगा। DLF का आप नाम सुने हैं? DLF इज़ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, प्रॉफिटेबल है, सॉलिड सॉल्वेंसी है, पर सर दे आर स्ट्रगलिंग विथ कैश मैनेजमेंट। बिकने का बहुत झमेला है लोग का यार, बिकॉज प्रॉपर्टी जैसा चीज़ का लिक्विडिटी बहुत बड़ा इशू होता है। सो मे भी मेरा लिक्विडिटी उनसे एक्चुअली बेटर है, नॉट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ रेशियो, कि मेरे पास जो कैश पोजीशन का परफॉर्मेंस रेशियोज हैं शायद DLF से बेटर हो। पर मैं बोल रहा हूँ मैं 1% क्या मतलब 0.000001% पे भी नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिट। मैं कैश नहीं, मेरा कैश पोजीशन, मेरा वर्किंग कैपिटल में कैश बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ ठीक है वैसे, और तब तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। हाँ प्रॉफिट का लेना देना नहीं है लिक्विडिटी से। औकात, नेटवर्थ, जब आप किसी का नेटवर्थ देख रहे हैं तो आप सॉल्वेंसी देख रहे हैं। जब आप किसी का प्रॉफिटेबल है, वो लॉस में है कि नहीं है, कैसा प्रॉफिट आ रहा है वो देख रहे हैं, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं। और आप जब किसी का सिर्फ कैश पोजीशन देख रहे हैं, जैसे माहित बोल रहा है कि भैया के पास तो सॉलिड कैश है, पर ये नहीं आया पता उसको कहाँ से आया, कैश लोन से आया है ना, लोन से आ रहा है, कैश तो कैश है। अब लिक्विडिटी स्ट्रांग है पर सॉल्वेंसी चैलेंज हो रहा है कि भैया आपका कमाया हुआ तो नहीं है। और चौथा आता है आपका एक्टिविटीज। अगेन नॉट हाउ द बिजनेस इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ द एक्टिविटीज, बट रादर हाउ फास्ट द गुड्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो वही लिक्विड, अच्छा हाँ लिक्विडिटी कैश, वो कैश का बात है। पर एक्टिविटीज वो कन्वर्जन
सिर्फ कन्वर्जन नहीं है, बहुत कुछ है। मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कितना देर में कन्वर्ट होता है, आपका डेटर आपको कितने दिन में पैसा देता है, आप अपने क्रेडिटर्स को कितने पैसे देते हैं, ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग साइकिल से ही कॉन्सेप्ट है एक्टिविटीज़ का। हम ये चारों चीज़ को जज करेंगे जब हम किसी कंपनी को एनालाइज करेंगे। इसीलिए ये चारों चीज़ मिला के लगभग 16 रेशियो बनते हैं। लिक्विडिटी में 2 हैं, सॉल्वेंसी में आपके लिए 4 हैं, आपके लिए 5 हैं, आईएससी में 4 डाल दिए हैं। एक तो बात नहीं करना है, तुमको डाउट है हमसे पूछो, पर जब हम पढ़ा रहे हैं आपको एकदम ध्यान देना है। प्रॉफिटेबिलिटी में आप लोग के लिए 5 है, आप लोग के लिए भी 5 है। एक्टिविटी में आप लोग के लिए 5 है, आप लोग के लिए 4 है। 2 रेशियोज ऐसे हैं जो कुछ लोग बोलते हैं ये प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये सॉल्वेंसी का पार्ट है, पर एक्चुअली दोनों है। अर्निंग्स पर शेयर करके आप एक चीज़ सीखेंगे कि एक शेयर होल्डर के पास कितना प्रॉफिट बचता है, पर मतलब यू हाउ यू आर गेटिंग योर पेमेंट टू द शेयर होल्डर्स, यू आर नॉट एक्चुअली पेइंग देम, राइट। कैसे प्रॉफिट है, ट्रांसफर पेमेंट का मतलब तो क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट बांट रहे हैं। प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, और जो CACL वाला वो सॉल्वेंसी में जाएगा नहीं। अब आप देखिए लिक्विडिटी हो, कैसे, पर एसेट्स से डील कर रहा है, एसेट्स आते हैं बात करते हैं। सॉल्वेंसी का मतलब कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होगा। कभी भी आप किसी का डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक देखकर नहीं बता पाएंगे ये आदमी कितना तगड़ा है। नहीं, पर जैसे एसेट्स में तो थोड़ी ना एसेट सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं कि नॉन करंट और करंट 2 प्रकार के होते हैं। दो जब आप मेरा औकात देख रहे हैं, आप मेरा करंट पोजीशन देखेंगे सॉरी करेंट कि फ्यूचर का पोजीशन देखेंगे। व्हेन यू आर लुकिंग, सपोज भव्या इज ट्राइंग टू जज माय फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म पोजीशन, should she be looking at how much money I have today or how much I can have in the future? Think about it. It's not something that I am wanting you to learn कि solvency में ये है, liquidity में ये है, profitability में है, जाओ याद करो। The moment, क्योंकि जब वो बोला ना मेरे को weird लगा कि ये बहुत boring है। This is one of the most interesting chapters that you will ever study in all of accountancy. इससे ज़्यादा interesting analytical chapter पूरे syllabus में ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, सम की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मैथमेटिकली कर रहे हैं, तो लग रहा है अरे बक फॉर्मूला बैठाए जा रहे हैं। फन है पर जिस दिन आप इसको, लेकिन सुनिए ना, थोड़ा सा ना आप लोग डिसोरिएंटेड हैं मेरे से ज़्यादा, तो इस हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें कि बिकॉज आई हैव टू मेक अप, आई हैव टू फिनिश लिक्विडिटी एंड डू सम्स फ्रॉम द बुक। सो जितना अकेडमिक रहे उतना बेटर है। प्लीज़ आस्क एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल, but focus. Liquidity would be everything related to cash position. मैं बोलता हूँ भाड़ में जाए कंपनी। मैं आपको बताता हूँ, मैं और मेरी वाइफ अपने घर का जो गृहस्थी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी ये 4 चीज़ को फॉलो करते हैं। मेरे घर में कितना कैश रहेगा वो मैटर करता है लिक्विडिटी पे। अब आप बोलेंगे भैया आप सारा कैश रख क्यों नहीं लेते, यार नहीं, वो वेस्ट हो रहा है। अगर मैं तिजोरी में कैश पड़ा रखता हूँ तो मैं ब्याज वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं इन्वेस्ट कर सकता था उसको कहीं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भैया आपके पास सोना कितना है, ज्वेलरी कितना है, गाड़ी कितना है, घर कितना है, तब आप मेरा फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म पोजीशन देख रहे हैं, तब आप सॉल्वेंसी देख रहे हैं। मैं आरकेसी से कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ और घर ला रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी आ रहा है। मैं अपने स्टाफ को कितने दिन में पे कर रहा हूँ, मेरा उधारी कितने दिन में चलता है, मेरे स्टूडेंट्स का डेटर्स का रेशियो क्या है, कितने दिन तक मेरे डेटर्स मेरा पैसा अटका के रखते हैं, मैं अपने क्रेडिटर्स का पैसा कितने दिन अटका के रखता हूँ। ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ में चली जाती हैं। आज का डिस्कशन करेंगे लिक्विडिटी पे, एंड एज यू सेड डेटर से कैश कन्वर्ट करना लिक्विडिटी में नहीं आएगा। एकदम आएगा, पर देख कितने दिन में कर रहा है वो लिक्विडिटी में नहीं आएगा। कितने, पर जितना जल्दी होगा उतना लिक्विड होगा। वो कैसे पता चलेगा क्या कि कोई 12 महीना में दे रहा है, कोई 10 महीना में दे रहा है, कोई 7 महीना में दे रहा है, कोई 18 महीना में दे रहा है, वो क्या लिक्विडिटी चैलेंज हो रहा है कि एक्टिविटी चैलेंज हो रहा है? अगर कोई 7 महीना में दे रहा है तो ज़्यादा लिक्विड, तो जो दे दिया 7 महीना में, अब तुम 7 महीना में दिया कि 17 महीना में दिया, वो कैसे पता चल रहा है तेरे को? वो तो एक्टिविटी से पता चल रहा है।
वो बोल रहा है भैया कोई दे दिया पैसा, वो तो लिक्विड हो गया, पर पता कैसे चल रहा है कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है? वो रेशियो तुमको क्या बता रहा है? कौन दे रहा है कौन नहीं। है ना? तो वो तो एक्टिविटी में बता रहा है कि कितना आपका डेटर कितना टाइम पे पैसा दे पा रहा है। जो जल्दी दे दे वो लिक्विड है, हाँ वही। जो नहीं दे पा रहा है वो लिक्विड है। सही है, पर लिक्विडिटी का बात सिर्फ होगा कैश पोजीशन का, कन्वर्टेबल इनटू कैश। अब क्यों चाहिए कैश आपको बताओ ना। मेरी वाइफ का सबसे पहला सवाल यही था। 2020 में कोविड हुआ ना यार, कि 19 में? दिसंबर 20 ही पकड़ लो, है ना, 20 में ही पकड़ लेते हैं। तो 2021 में ना क्या हुआ, तो मैं और मेरी वाइफ, ये बगल वाला ही मतलब गली ही बोल लो, वहाँ पे मैं और मेरी वाइफ एक अलग घर में मूव आउट किया। तो नीचे मेरे मम्मी पापा का घर है, मेरा भाई ये पास वाली गली में रहता है और उसके बगल वाली गली में मैं रहता हूँ। तो मेरे लिए बहुत न्यू था, क्योंकि मैं 30 साल हमेशा मम्मी पापा के साथ रहा हूँ और ये मम्मी पापा ही हैंडल करते हैं। तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है। तो हम लोग बैठे और हम लोग डिसाइड किए कि यार कैश कितना रहना चाहिए घर में। तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कितना रखे नहीं रखे। तो हम लोग एक लिस्ट बनाए। हम लोग लिस्ट बनाए कि यार हमारा महीना का खर्चा क्या है, जो हर महीने आएगा, कंफर्म आएगा। अकाउंट्स में उसको शायद आप करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, अ लाइबिलिटी विच विल बी पेड इन द नियर फ्यूचर। लगभग 60-70 हज़ार रुपया पकड़ लीजिए, महीना का फिक्स्ड खर्चा है जो आपको देना ही पड़ता है। सैलरी, रेंट, ये वो है ना तेना, आपके खर्चे बनेंगे। मैंने अपनी वाइफ को बोला देखो यार 70 हज़ार अगर हमारा खर्चा है ना, घर में 1,40,000 रुपया रहना चाहिए कि बाई चांस कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांस की वजह से आपको ये पैसा 2 बार देना पड़ जाए तो भी हमारे पास हो। तो अब मेरी वाइफ बोली क्यों 3:1 क्यों नहीं, 2,10,000 रख लेते हैं। बोल रहे नहीं यार वो कैसा पैसा ना, कैश वेस्ट कर रहे हैं हम। यहीं पे अगर हम ये 70 हज़ार रुपया इन्वेस्ट कर दें, एफडी ही कर दें, तो 6% ब्याज तो आए, इन्फ्लेशन तो बीट हो, नहीं तो तिजोरी में पड़ा पड़ा 70 हज़ार रुपया एक साल में तो कम ही हो रहा है ना। तो ये एक डिसीजन एक फर्म के पास आता है और इसीलिए लिक्विडिटी आप नोटिस करिएगा। फिर आई छूट गया ना, नहीं इस बार ठीक है। 99% कहाँ पे है, यहाँ पे डॉट ठीक है, नहीं रे इसमें भी नहीं है, तीनों में नहीं। फिर बहक रहे हैं दीदी, फोकस। लिक्विडिटी करने के लिए सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी लाना है जो मैं युग को समझा रहा था। लॉन्ग टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज तो देखना ही नहीं है। शॉर्ट टर्म एसेट्स, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। और अकाउंट्स में आप पढ़े हैं या नहीं, आप में से कुछ बच्चे पढ़ पाए क्योंकि नहीं हुआ था क्लास। एक होता है करंट एसेट और एक होता है करंट लाइबिलिटी। पूरा लिक्विडिटी बस इन्हीं दोनों के ऊपर निर्भर है। 2 मिनट अगर आप बैलेंस शीट एनालाइज करें मेरे साथ, शेयर कैपिटल, उसमें बहुत गंदगी है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये वो एंड तेन, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट। पर क्या मालिक, लॉजिक ये है, एक होता है मालिक ओनर, एक होता है आउटसाइडर। आउटसाइडर के 2 हिस्से, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म का नाम रख दिया इन्होंने नॉन करेंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का नाम रख दिया करेंट लाइबिलिटीज। एसेट्स के 2 हिस्से किए, नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। 2 मिनट एनालिसिस करिएगा। ये और ये सॉल्वेंसी की डिस्कशन करती, लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। ये कहाँ का चला गया बात, सॉल्वेंसी। ओनर का पैसा कहाँ चला गया, सॉल्वेंसी। ओनर का क्यों? मालिक हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसा डालता है, अच्छा ठीक है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। है ना। पानी चाहिए आपको? अच्छा। प्रॉफिटेबिलिटी का बैलेंस शीट से कोई लेना देना नहीं होगा। बता पाएंगे भव्या क्यों? भैया प्रॉफिट बैलेंस शीट से आता ही नहीं है, वो इनकम स्टेटमेंट से आता है, वो पीएल अकाउंट से आता है। तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं जज कर पाएंगे किसी का बैलेंस शीट देखकर, उसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट ही देखना पड़ेगा। और एक्टिविटी कुछ कुछ बैलेंस शीट से आती हैं और कुछ कुछ पीएल से आती हैं। जैसे मान लीजिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो बोल के कुछ होता है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर होता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, फिर होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो जो मैं समझा रहा था आपको, टर्नओवर मतलब कितनी बार आपको आपका पैसा रिकवर होता है। हर बार आप जब बेचते हैं उधारी में, एक साल में
25 करोड़ का माल बेचते हैं उधारी में, आपका डेटर मात्र लगभग 2.5 करोड़ का ही रहता है ऑन एन एवरेज। इसका मतलब है साल में आप लगभग 10 बार अपने डेटर से पैसा रिकवर कर लेते हैं। अच्छा, बेस्ट पार्ट ये एक्यूरेट नहीं है। किसी महीना ना आप 4.5 करोड़ का डेटर से रिकवर करते हैं, किसी महीना में 2 करोड़ का रिकवर करते हैं, किसी महीना डेटर पैसा ही नहीं देता है। ऑन एन एवरेज आपका डेटर आपको एक साल में 10 बार पैसा दे रहा है। क्यों? क्योंकि अगर 2.5 करोड़ का 25 करोड़ का सेल है और 2.5 करोड़ अभी भी मिलना बाकी है, इसका मतलब इस बार अभी तक का वो 9 बार वो दे चुका है, 22 करोड़ वो पकड़ा चुका है आपको, और एक करंट एसेट बचा हुआ है डेटर के नाम का जो आपको अगली बार मिल जाएगा। सो एक साल में आपको लगभग 10 बार ये पैसा आ जाता है। अगेन एक्टिविटी, तो मतलब हर महीना का नहीं बताते, इन जनरल एक साल का परफॉर्मेंस को जज करना है। हर महीना का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बैलेंस शीट बन गया, पीएल बन गया, बैठ के आप एनालाइज करें, जज करें कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। आने वाला जो भी चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, कैश फ्लो ले लीजिए, कंपैरेटिव ले लीजिए, कॉमन साइज ले लीजिए, उसमें हम आपको कोई ना डेबिट कराएंगे, ना कुछ क्रेडिट होगा, ना कोई लेजर बनेगा, ना कोई जर्नल बनेगा, कुछ नहीं। हाँ वो सही किया, हम तो वो भी नहीं कराते, हम तो 15 मिनट में ख़त्म कराते हैं। बहुत जल्दी, क्योंकि एक बार में पूरा बुक खत्म हो गया। हाँ, सब भी देख लिए। कंपैरेटिव कॉमन साइज में अगर आपको एक क्लास लग रहा है तो मतलब टीचर लल्लू है। और सेम क्लास में लोग रेशियो भी चालू किए थे। हाँ, पर क्या है आप तो देखे थे, 2 साल का बैलेंस शीट है, माइनस करना है। फॉर्मूला याद करना स्ट्रगल है। हाँ, आपको दिक्कत हो सकता है। इस बार अकाउंट में पूरा रट्टा हो गया। वो सबसे गंदा चैप्टर तो वो जो शेड्यूल 3 हाँ सबसे गंदा। नहीं याद हो जाएगा, नहीं होगा, एकदम याद नहीं हो रहा। दिमाग के ऊपर से निकल रहा चीज। चलो करेंगे इसको। और शेड्यूल 3 में और वो मैंने डिवेंचर का बचा हुआ है, बैलेंस शीट और इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बचा हुआ है। हाँ, बैलेंस शीट। चलिए लिखिए कॉपी में, लिक्विडिटी रेशियो, पहला रेशियो आता है करंट रेशियो। ये ना मेरा फेवरेट कॉपी है यार, ये प्रॉपर अकाउंट्स कॉपी है। सबको पसंद आया। दिस इज अ प्रॉपर अकाउंट्स कॉपी, इसी को बोलते हैं खाता। कोई भी स्टेशनरी शॉप में जाइए, कोई भी स्टेशनरी शॉप में जाइए, मिल जाएगा। चलिए लिखिए करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला याद करना बहुत डिफिकल्ट है, CA/CL। सरकास्टिक हो रहे हैं कुछ लोग, नहीं समझे। करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट के अंदर अपार्ट फ्रॉम आई थिंक भव्या सुहानी, ऑल ऑफ यू अटेंडेड शेड्यूल 3 एंड आई थिंक यू आल्सो अटेंडेड बट नहीं नॉट अटेंडेड शेड्यूल 3 वाला क्लास। सुना था पर भूल गया सब। तो यहां पर करंट एसेट के अंदर हम आपको याद करने का जो तरीका बताए थे था वो CIT/CSO, ये रटना होगा। CIT/CSO, करंट इन्वेस्टमेंट, क्या इन्वेस्ट्रीज। अच्छा, ये नया एसेट आया है, इन्वेस्टरीज। भैया हम लोग कैश हाँ, हमको दिखाई वो अभी कॉपी, अब वही करिएगा। सुनिए ना, हेलो, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यार, लास्ट मंडे का भी क्लास नहीं हुआ था, आप लोगों को थोड़ा सीरियस होना होगा। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। एक बार बात कर लीजिए इनके अंदर क्या क्या आता है। करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट आते हैं जिनको बहुत जल्दी लिक्विडेट किया जा सकता है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, छोटा छोटा एसेट, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटीज क्या होगा? एनी सिक्योरिटीज दैट कैन बी लिक्विडेटेड विद इन 3 months, एनी सिक्योरिटी। एनी सिक्योरिटी। अदर करेंट एसेट, अदर करेंट एसेट, कैश एंड कैश हम बता रहे हैं आपको, वो कंफर्म है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एंड बैंक है, बस। इन्वेस्टमेंट दैट इज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट है।
हाँ, ये इसको फिर वापस से वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए ये मान लेते हैं सीबीएसई के लिए, आईएससी के लिए करंट इन्वेस्टमेंट, देखिए दोनों ही एसेट है फिलहाल के लिए। ये झगड़ा तब करेंगे जब कैश फ्लो करेंगे या शेड्यूल 3 में, हेडिंग सब हेडिंग में लड़ाई है, अदरवाइज देखिए दोनों ही करंट एसेट है, तो इसमें भी नहीं लड़ते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री के 3 पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे। विदिशा प्लीज आज के लिए बस बोल रहे हैं, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस। चौथा लूज टूल्स, पर लूज टूल्स को इन्वेंट्री में नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा होता है। क्यों? एसेट्स एक्स्ट्रा दिखाएगा तो दिखाएगा। नहीं, वो इन्वेंट्री है कि नहीं है? इन्वेंटरी है पर वो यूज अप हो जाते हैं एक बार। मतलब ऐड करते हुए यूज नहीं करेंगे, डिडक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो करंट एसेट्स को बहुत ज्यादा दिखा देगा, दिखाएगा कि फाइनेंस तो है तो करंट एसेट ही, प्रोडक्ट के साथ तो वर्क इन प्रोग्रेस भी जा रहा है, फिनिश गुड्स भी जा रहा है। लाइबिलिटीज पे करने के लिए जैसे कॉन्स्टेंटली बन नहीं रहा है। नहीं, उसका आंसर ही यही है। लाइबिलिटीज पे करने के लिए नहीं सर, उसको बेचा ही नहीं जा सकता। तो वही तो लाइबिलिटीज पे करने के लिए नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? आप की को कैसे यूज करोगे लाइबिलिटी पे करने? बेच दो। कैसे? हैमर कौन खरीदेगा? क्यों? बेचने को तो आप कुछ भी बेच दो एलएक्स पे। तब तो हाँ, तब तो वो पैसा तो मिलके यूज तो कर ही सकते थे। तो लाइबिलिटी को कौन पे करने बोल रहा है? बेसिकली आपका आंसर क्या हुआ? आप उसको बेच नहीं सकते। देयर इज नो लिक्विडिटी इन लूज टूल्स। अभी आप बोले बेच सकते हैं पर नहीं बेच सकते। हम आपका आंसर के लिए यू आर सेइंग दैट यू आर गोइंग टू सेल लूज टूल्स टू पे ऑफ करंट लाइबिलिटीज। नोबडी इज सेलिंग एनीथिंग हियर। Are you getting money from debtors? Are you selling your debtors today? Are you selling inventory today? None of it is being sold. आज बिजनेस बंद नहीं हो रहा है कि चलो सारा करंट इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं, सारा इन्वेंट्री बेच देते हैं। इन्वेंट्री तो एक तरह से अगर हम अपना डेटर को पे ऑफ कर रहे हैं, डेटर को कैसे पे ऑफ करते हैं? पे ऑफ कर रहे हैं तो कुछ पे ऑफ नहीं करना है युग, यही आपको समझना है। 31 मार्च को बैलेंस शीट में इन्वेंट्री है, क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, सारा एसेट लायबिलिटी है। हम ना अभी इन्वेंट्री बेच रहे हैं, ना ही हम ट्रेड रिसीवेबल से डेटर से पैसा मांग रहे हैं। हम बस एनालाइज कर रहे हैं कि आज के दिन मेरा ये जो बेचकर पैसा अगर आता तो कितना आता, और अगर हमको आज पे करना पड़ता तो कितना पे करना पड़ता। तो मतलब वो एक तरह से तो वो भी तो रॉ मटेरियल्स के भी तो वो कंसीडर कर सकते अगर बेचते तो। हाँ, वो बिकता है। हाँ, तो अगर बेचते तब तो उससे पैसा आता, पैसा से पे कर सकते थे। हाँ, तो रॉ मटेरियल से तो बिकेगा ना सामान, उससे तो सामान बनेगा। लेकिन जिससे आप सामान बना रहे हैं, हैमर, वो सब उस तो आप बेचने के लिए नहीं लाए हैं। सो हम आई थिंक आई एम नॉट एबल टू पुट माई पॉइंट अक्रॉस दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेशियो एनालिसिस। लिसन टू मी, नन ऑफ अस आर सेलिंग एनीथिंग, नन ऑफ अस आर पेइंग राइट नाउ एनीथिंग। राइट नाउ आई एम सीइंग अ बैलेंस शीट इन विच आई हैव सम कैश, I have some bank, I have some debtors, I have some inventory, I have some short-term loans and advances, I have some prepaid expenses. I am not going to sell my inventory. That is the inventory which was not sold. बैलेंस शीट में आज बैलेंस शीट बनने के बाद ये मेरे करंट एसेट मेरे हाथ में हैं, ये मेरी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। मेरे को ये जानना है कि अगर आज मेरे करंट एसेट और मेरी करंट लाइबिलिटी के बीच में रिश्ता जो होता, मेरा करंट एसेट मेरे करंट लाइबिलिटी के कितने गुना है। ना मैं आज कोई लैंड एंड बिल्डिंग बेचने जा रहा हूं, ना ही मैं कोई करंट इन्वेस्टमेंट बेचने जा रहा हूं, और ना ही मेरे को डेटर से पैसा आने वाला है आज, मे भी 6 महीने बाद आएगा। आज बैलेंस शीट 31 मार्च को बनने के बाद मैं बस देखना चाहता हूं कि अगर औकात है कि हाँ मैं पे करने की मेरी औकात है कि नहीं, तो नन ऑफ इट इज गोइंग टू बी सोल्ड। बट कैन इट बी सोल्ड, दैट इज द क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू यू लूज टूल्स कैन नॉट बी सोल्ड टू पे ऑफ any liabilities. That is why it is not a part of liquidity. Why? Because for a person, let's say think about a car manufacturer. I'll tell you with, आप तो सेम जिम जाते हो, have you ever seen, कभी कभी ना ये लोग वो निकालता है एक वो बॉक्स जिसमें स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल मशीन, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। आज एक कारपेंटर जो चेयर बनाता है, ये है ना, वो चेयर बेचता है, उसके लिए स्टॉक क्या है? चेयर या ये या कच्चा वुड। तीनों में सिमिलैरिटी क्या है? तीनों बिकेगा, बनेगा फिर बिकेगा। ये तो ऐसे ही बिक गया है, पूरा अधूरा है वो बन के बिकेगा, और एकदम अधूरा है
तो भी वो बन के बिकेगा। लेकिन इसको बनाने के लिए हमको कुछ औजार की ज़रूरत होती है। वो औजार हम कभी खरीदते ही नहीं हैं बेचने के लिए, वो सिर्फ यूज़ करने के लिए ही बनता है। तो अगर वो इन्वेंट्री है पर क्या उसमें लिक्विडिटी है, तो इसीलिए जब आप इन्वेंट्री लीजिएगा एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स लीजिएगा, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। पर अगर जैसे कंपनी का सिचुएशन बहुत खराब हो तो गया, भी liability pay हाँ, करनी है। नहीं करना है योग, हाँ अगर मतलब हमको करना ही नहीं है पे, हम जज ही नहीं कर रहे हैं कि आज पेमेंट करना है, आज का बेसिस में ये तो इसलिए कंसीडर करते हैं कि if तो we- बेचिएगा, पर इसमें नहीं आएगा। तब इसमें ठीक है। बेचने के लिए तो सारे काम करिए, कुछ भी बिक सकता है। वही तो बात है। हाँ प्लीज एक बार सुनिए वो क्या बोल रहा है। बैलेंस शीट बनाते समय क्या इन्वेंट्री में लूज टूल्स आएगा? बिल्कुल आएगा। रेशियो निकालते समय इन्वेंट्री में से लूज टूल्स हटा दीजिएगा। क्लियर है? विदिशा ध्यान दीजिएगा। हाँ तो फिर से ये C स्टैंड्स फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, I स्टैंड्स फॉर इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें दो ही चीज है, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। कोई पीबीडी रहा तो लेस करके लिखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मात्र दो ही चीज। अगर आपको बोला है तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज इसमें चला जाएगा, ISC इसमें डालेगा। आपके लिए अभी भी कैश एंड बैंक है मैम, पर उनकी किताब में अभी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। अगर आप ISC का किताब खोल के देखेंगे और शेड्यूल 3 ओरिजिनल खोल के देखेंगे, वो कैश एंड बैंक ही है। पर हम आपको हमेशा बोले हैं मैटर कौन करता है? काउंसिल। अपना पर्सनल ईगो साइड रखेंगे, जब भी काउंसिल कुछ बोलेगा कि नहीं ये करना है, आप ही भगवान है, हम यही मानेंगे। एक बार घर जाके गूगल करिएगा शेड्यूल 3 बैलेंस शीट में क्या है, आपको भी रियलाइजेशन होगा, अरे भैया कैश एंड बैंक ही लिखा हुआ है उसमें। बट हमारे को, हम तो किताब शेड्यूल 3 से नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं DK गोयल से, और DK गोयल एकमात्र प्रिस्क्राइब्ड किताब है जो काउंसिल रेफर करता है। NCERT नहीं रेफर करता है, जानते हैं? CBSE का जितना सर्कुलर आता है वो DK गोयल के थ्रू आता है। किताब में लिखा ही NCERT है, पर जितना चेंजेस है, जितना स्कूल है इंडिया में, जितना स्कूल है सब DK गोयल ही फॉलो करता है। ग्रेवाल हार्डली फॉलो होता है CBSE में, हार्डली, और ISC में हार्डली DK गोयल फॉलो होता है। उधर का प्रिस्क्राइब्ड किताब TS ग्रेवाल है, आपका प्रिस्क्राइब्ड किताब DK गोयल है। अब वहां पे थोड़ा लड़ाई होता है हमारा। तो ये क्या बन गया आपके लिए? कैश एंड कैश, आपके लिए अंदर का मसाला दोनों के लिए सेम है, कैश एंड बैंक। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने एडवांस दिया है किसी को, मान लीजिए लोन दिया है एम्प्लॉय को, पर शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर, 1 साल या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर किए थे अपने बात। और भव्या लास्ट अदर करेंट एसेट, जो अंकुश बोला भैया बचपन में होता था, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सारे एसेट्स होते थे, तो उनको अदर करेंट एसेट के, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एस्टॉस, या जस्ट टॉस करना हो याद करने के लिए, क्योंकि यहां फॉर्मेट रेलेवेंट नहीं है, पर ऑर्डर में लर्न करें अगर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिसके अंदर क्या आता है? बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, एक सेकंड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है ना, एकदम छोटा छोटा लोन X स्टैंड्स फॉर दैट। जी। कोई बैंक OD हो गया, कोई कैश क्रेडिट हो गया, कोई छोटा लोन है, मतलब विद इन 3 मंथ्स रीपेएबल है, 6 महीने के अंदर देना है। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, जो पहले लॉन्ग टर्म था पर अब बन गया शॉर्ट टर्म, करंट मैच्योरिटी में 1 साल के अंदर अब पे करना है। पहले 5 साल का लोन लिए थे, 4 साल बीत गया, चौथा साल में वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में घुस जाएगा। ट्रेड पेएबल 2 ही हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। अदर करेंट लाइबिलिटी, अदर करेंट लाइबिलिटी में बचपन आउटस्टैंडिंग सैलरी, कोई भी आउटस्टैंडिंग, कॉल्स इन एडवांस, वेरी गुड, प्री रिसीव्ड इनकम्स। और ये सबसे बड़ा एडिशन है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स जो बनाते हैं। या कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपका प्रोविजन फॉर रिपेयर हो गया, या कोई छोटा मोटा प्रोविजन बनाया है जो आपको विद इन, वो लॉन्ग टर्म में है, पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वो डेटर से लेस हो जाता है, इसमें नहीं जाता है।
और प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब जो इनकम टैक्स ये सब provision एक ही, और ये सब नहीं, एक ही टैक्स होता है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, हाँ, है ना? मतलब नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन नहीं, हम आपको बताए थे, शायद आप भूल गए हैं, हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च का होता है, हमको टैक्स सितंबर में देना होता है, 30 सितंबर को। तो वो सितंबर में पे करने का टैक्स लायबिलिटी हमको इसी साल करना पड़ेगा। दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स। समझ पा रहे हैं सर? हटाओ ना यार। सो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मतलब होता है द इनकम टैक्स दैट इज पेएबल विद इन 6 months। So we create a provision and please understand why is it a provision, because I had told you, शायद अगर आप याद रखें वत्सल, इनकम टैक्स के तहत जो प्रॉफिट आता है और जो अकाउंटिंग इनकम का जो प्रॉफिट आता है उसमें बहुत फर्क होता है। तो इट कैन ओनली बी एन एस्टिमेटेड गेस, एंड देन वंस आवर टैक्स ऑडिट इज डन, देन वी नो व्हाट आवर फाइनल पेमेंट इज, एंड देन अकॉर्डिंगली वी पे द रिमेनिंग टैक्स इफ इट इज मोर, और वी गेट अ रिफंड इफ वी पेड एक्स्ट्रा टैक्स। तो इसीलिए आप एक प्रोविजन 31 मार्च को ही बना लो कि यार सितंबर में टैक्स देना होगा लगभग इतना अमाउंट का, 31 मार्च को ही प्रोविजन बन जाएगा। तो मतलब उसी साल का स्टार्टिंग, मतलब इस साल के एंड में, हाँ मतलब एंड है ना ये 31 मार्च, तो प्रीवियस ईयर का एंड हो गया ना, पर आप तो इसी साल का बना रहे हो ना, तो ये प्रीवियस ईयर थोड़ी ना हुआ। एक तरह से तुम नेक्स्ट ईयर के बनाना, नेक्स्ट ईयर का बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर बनाना, हाँ मतलब वही, you are going to pay for next year, हाँ पे फॉर, but this year it is a liability to you because you have to pay within 6 months. That is the idea of current asset by current liability. Please do not expect that you will be given current asset, you will be given current liability, especially if you are ISC and you have a calculator, you will plus 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 divide plus plus and you will get the answer. Firstly, there are mainly 3 types of sums. Number 1, they give you current asset, they give you current liability, वो नहीं आएगा, वो मैं कराऊंगा भी नहीं कि CA ये है, CL ये है, आप CA by CL करके आंसर दो, ये क्लास 2 का बच्चा करता है, दिस बाय दिस, है ना? जो सेकंड और थर्ड टाइप के सम्स है उसी पे फोकस रहेगा भारेजा, नहीं इसी का। आपको वो एक लिस्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस जैसा एक आइटम देगा जिसमें ना लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब भी रहेगा। तो आपको क्या करना है, 2 मिनट सोचिएगा, आपको जो करंट एसेट है उसको करंट एसेट की तरह ट्रीट करना है, जो करंट लायबिलिटी है करंट लायबिलिटी ट्रीट करना है, और जो करंट नहीं है उसको इग्नोर करना है। वहां से आप करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी निकालेंगे और आंसर करेंगे। ये भी नहीं आता है, ठीक है? ये कुछ ज़्यादा ही ईजी है ना? आता क्या है भैया? मिसिंग फिगर्स। आपको वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने देगा, मतलब बोलेगा कि देखो यार, मेरा ना करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी का रेशियो 2:1 है, मेरा करंट एसेट 2 लाख का है, तो आप बताओ मेरा करंट लायबिलिटी कितना हुआ? ऑब्वियसली 1 लाख। इसी को वो कॉम्प्लिकेट करते जाएगा और मतलब डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। द आइडिया इज दैट येस, ratios cannot be done without formulas, but calling it a chapter that is based only on formulas would be the biggest mistake. For example, this formula would be required. अब मैं इसको फॉर्मूला नहीं बोलना चाहता, पर आपको ये लगेगा, ये एक मान लीजिए जो अंकुश बोल रहा था, यार नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं, एक होता है यार कैपिटल। अब कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा कंपनी में? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या था? मालिक का पैसा, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो मान लीजिए ये दे दिया आपको शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, इन दोनों को जोड़ के क्या आ गया? शेयर होल्डर्स फंड। फिर मैम आपको बोलेगा नॉन करेंट लायबिलिटीज इतना था, जिसको हम याद करने के लिए बोले थे लॉल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और यहां पे आ जाता है CL, जिसको हम लोग अभी याद कैसे किए हैं? एस्टॉस या टॉस। फिर सर यहां पर करेगा नॉन करेंट एसेट, PICINDLO, याद है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंटेंजिबल्स, वही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स एक हेडिंग है। उसके बाद बहुत नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ये सारे पूरे थे, PICINDLO। फिर हमारे पास CA है, CIT CSO। भैया हाउ इज दिस रेलेवेंट इन लिक्विडिटी? प्लीज अंडरस्टैंड मैम, व्हाट दे डू, दे गिव यू द बैलेंस शीट टोटल, नॉन करेंट एसेट, करंट एसेट,
तो करंट एसेट दे देता है, ये दे देता है 100 रुपया 20 रुपया, करंट लाइबिलिटी नहीं देता है। बोलता है देखिए मेरा जो शेयर होल्डर्स फंड है वो 80 रुपया का है और ये नॉन करंट लाइबिलिटी 10 रुपये का है। 120 30 तो इसका मतलब है दोनों देखो बैलेंस शीट का टोटल तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ 120 का टोटल आ रहा था, यहाँ 120 लाने के लिए आपको कितना रखना पड़ेगा 30। तो करंट लाइबिलिटी आपका 30 हो गया, तो रेशियो 2/3 हो गया। ये टाइप के सम आएंगे। डायरेक्टली आपको करंट एसेट करंट लाइबिलिटी दे दिया और सोचे वो भी आईएससी में कैलकुलेटर के साथ, तो क्या टास्क है? देयर इज नथिंग देयर, देयर इज नो अकाउंट, देयर इज नो मैथ। You have to understand it is an application based chapter. It is a myth and people will lie to you if they tell you that learn the formula, ratio is done. No, how is it possible? रेशियो लर्न करने से अगर रेशियो एनालिसिस हो जाता तो बात ही 150 सम थोड़ी ना होता उस बुक किताब में। देयर इज 150 सम्स इन रेशियो एनालिसिस। सो प्लीज बी वेरी careful and unlike issue of shares and unlike issue of debentures, you guys know ratio analysis has to be done serially. From 1 to 150 we do all sums. तो 1 2 3 4 5 जो बहुत इजी है मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपसे नहीं होगा आप क्लास में लेकर आएंगे, हम क्लास में सॉल्व करेंगे। और जो डिफिकल्ट सम्स है मैं आपको सीरियली क्लास में करवाऊंगा। तो मेरा टास्क ये है कि आज मेरे को जितना याद है लास्ट ईयर के एडिशन में 1 to 18-19 क्वेश्चंस लिक्विडिटी के ऊपर है। मैं आज एटलीस्ट 10 से जाऊंगा, 1 to 9 मैं एक बार इग्नोर करूंगा और 10 से लेके 18-19 नंबर सम तक मैं ट्राई करूंगा कि आपके साथ खत्म कर पाऊं। बट उससे पहले एक रेशियो और है, क्विक रेशियो, है ना। ये कौन सा रेशियो किया हम लोग अभी? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सीए के अंदर क्या आता है? CIT CSO डिवाइडेड बाय एस्टॉस। फिर आता है क्विक रेशियो। मतलब देखिए बात समझिए, इसके इस करंट एसेट के अंदर भी और लिक्विड कौन कौन है वो चाहिए अपने को। रादर ये करिए कि दो ऐसे एसेट्स के बारे में सोचिए जिनसे कैश रिकवर करना थोड़ा मुश्किल है। एक तो इन्वेंट्री क्योंकि वो बिका ही नहीं है, और दूसरा याद रखिए क्लास 11 में हम आपको बताए थे प्रीपेड एक्सपेंस, वो भी प्रीपेड ही है। एडवांस टैक्स इज अ सॉर्ट ऑफ प्रीपेड टैक्स। प्रीपेड एक्सपेंस एक मात्र ऐसा एक्चुअल में खर्चा है ना जो कभी भी कैश में नहीं मिलेगा। क्योंकि वो तो पे कर चुके हैं तो उसकी जगह सर्विस या सर्विस ले लो, यहाँ पैसा गया। आप मेरे को अगर एडवांस दे रहे हैं ना, मैं तो वापस करूंगा, आपको प्रॉमिस किया हूं। लेकिन अगर आप कहीं पर भी एडवांस करते हैं, फरवरी का फीस दिए ना, तो अगर आप मेरा ट्यूशन छोड़ देते हैं तो मैं आपको वो पैसा वापस कर देता हूं। लेकिन अगर आप कहीं और जाते हैं, कोई भी आप जियो का रिचार्ज करते हैं और बोलते हैं नहीं हमको यार नहीं करना आपका, इस महीना हमको छोड़ दो, वो नहीं देगा आपको आपका पैसा वापस। वो बोला भाई गया, तुमको ले लो भाई, सर्विस ले लो। अरे अमेजॉन नहीं करता है, अनलेस आप कोई स्पेसिफिक उसमें हो, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, मतलब बैलेंस दे देता है कि हाँ तुम यूज कर लो, लेकिन हम तुमको कैश वापस नहीं करेगा, Amazon से खरीदना पड़ेगा। है ना। तो क्विक रेशियो का मतलब है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस बाय नॉर्मल करंट लायबिलिटी। दो चीज है। अब देखिए क्या है ना, वारिजा आप और मैं इस पे रिलेट कर पाएंगे। मैथ के जो विद्वान बच्चे हैं उनका एक बहुत ही प्यारा सवाल आता है, भैया इन्वेंट्री में लूज टूल नहीं है, तो इन्वेंट्री इज एक्सक्लूडिंग लूज टूल, तो माइनस माइनस प्लस होके क्या लूज टूल को लेना है? नहीं, है ना। नहीं, वंशिका सोच रही है ना। कॉम्प्लिकेट करने का कोशिश कर रही है। सवाल ये है, प्लीज सर। नहीं मैम, जब आप पूरा इन्वेंट्री ही नहीं ले रहे हैं तो लूज टूल कैसे लेंगे, है ना। जब आप बोल रहे हैं कि हमको मालूम है कोई ना कोई तो ये पूछेगा, तो इसीलिए हम ही बता दें। जब आप पूरा इन्वेंट्री को हटा रहे हैं, सुनिए ना, जब आप पूरा इन्वेंट्री को हटा रहे हैं तो उसके अंदर लूज टूल्स भी हट जा रहा है, तो दो बार माइनस नहीं कर रहे हैं, एक ही बार माइनस कर रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंस को एडवांस टैक्स, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड इंश्योरेंस किसी भी नाम से दे, प्रीपेड टैक्स के नाम से दे, आप माइनस करिएगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस।
डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू योर क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है। याद आप पढ़े होंगे, लिटमस टेस्ट बोलते थे इसको। बोल रहा है ये इतना फास्ट कैश है, इसीलिए इसका नाम एसिड टेस्ट रेशियो रखा गया है कि फास्टर से भी फास्ट, मतलब लिक्विड से भी फास्टर है क्विक रेशियो। लेकिन बी केयरफुल, एक एग्जाम में हमको याद है पूछा लिक्विडिटी रेशियो क्या है, और बच्चा सिर्फ ये निकाल के आया। आपको दोनों निकालना पड़ेगा। लिक्विडिटी का मतलब दोनों हो जाता है, करंट और क्विक दोनों। नहीं करते। अक्रूड इनकम सर इज बेसिकली एन इनकम यू हैव अर्नड बट यू हैव नॉट रिसीव, यू विल रिसीव। देखो तो डेटर भी जरूरी नहीं है, वो तो इन्वेंट्री भी जरूरी नहीं है, पर आपका एनालिसिस ये है कि आपको मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी देखिए किसी का नहीं है यार, प्रोबेबिलिटी तो ये है कि आपका स्टॉक था, कल बारिश हुआ और पूरा खराब हो गया। वो देखिए बिजनेस का रिस्क है, वो आप नहीं जज कर पाएंगे। पर एज ऑन दिस डेट आई हैव सर्टन एसेट्स which can be converted into cash. Whether I will be able to do, whether I will not be able to do, that is what I was saying in the beginning of the class. I am not liquidating my business. Please don't get me wrong. ना मैं आज कोई एसेट बेचने जा रहा हूँ और ना मैं उस लाइबिलिटी को पे करूँगा 31 मार्च को। मैं बस अपने शेयर होल्डर्स को बताना चाहता हूँ कि देखो हमारी करंट लाइबिलिटी 1 लाख की है और हमारा करंट एसेट 2 लाख का है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ये लाइबिलिटी फिर भी आ जाए एक और बार अगले साल तो भी हम सक्षम हैं। इसीलिए इसका आइडियल रेशियो 2:1 है और इसका आइडियल रेशियो 1:1 है, क्योंकि जो इंस्टेंट कैश में आ जा रहा है वो आप एक ही दफा रखिए अपने पास। सोचिए ना, करंट लायबिलिटी आपको देना है 1 लाख रुपया का, तो आपको क्या चाहिए? इंस्टेंट कैश चाहिए, तो उतना ही रखो। लेकिन इन्वेंट्री है और बिक सकता है, बिकेगा नहीं बिकेगा, वो सब का डर है, आप 2:1 कर लो, दुगना रख लो, बैकअप हो गया आपका। पर ये तो कंफर्म बोल रहे हो ना आप, आ ही जाएगा, तो उतना ही रखो जितना का नीड है। एक फॉर्मूला और लगेगा, रेशियो का पार्ट नहीं है पर बहुत बार लगेगा, वुड बी वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL। अब देखिए इसमें से क्या करेगा, वर्किंग कैपिटल दे देगा, CA देगा, सब्सटीट्यूट करके CL निकाल लीजिएगा, है ना। तो ये सब आपको ये सब कुछ यूज करना है। मैं आपको बता देता हूं, अभी बुक दीजिएगा, मैं कौन से सम्स कराता हूं आपको। ये चैप्टर के लिए एक ही रिक्वेस्ट है, दीज गाइज नो, है ना। आप लोग के साथ मैंने काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है। व्हाई? बिकॉज ऑनेस्टली बोल रहा हूं, पहाड़ पे मत चढ़ना, मेजॉरिटी ऑफ यू पिक्ड अप इशू ऑफ शेयर्स ब्रिलियंटली। मतलब मेरे को बोलना नहीं पड़ा था आप लोग को कि ये सम करके आओ। हाँ, हम तो बोल रहे हैं, मेरे पास सारा करेक्टेड है, हम लाए नहीं, मेरा घर पे है, पर majority of you have done the exam very well, majority of you। मतलब apart from the last question लग रहा है कि आप छापे हैं एक दूसरे से, मतलब that kind of uniformity is there, मतलब it's a compliment that I'm giving, so you have done pretty well। वो अली वाला सब एक बार वापस करो, भूल गया, है ना। My point is with issue of shares I gave you the discretion of doing sums on your own, but रेशियो में आई विल बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट विद होमवर्क एंड सीरियली सॉल्विंग सम्स, है ना। आप जैसे फंडामेंटल्स में अगर आप मेरे साथ थे तो 1 to 92 ना मैंने सीरियली बनाया था। वी हैड डन ऑल द सम्स फ्रॉम द बुक 1 से लेके 92। उनको जो जो होमवर्क दिया वो लेकर आए अगले क्लास में, हमसे ये नहीं हुआ, प्रैक्टिस क्लास में सॉल्व हुआ। तो यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि हम ये बुक फॉलो करेंगे, आप चाहें तो उससे कर सकते हैं, पर मेरा सजेशन है रेशियो एनालिसिस, कंपनी अकाउंट्स पूरा आप डीके गोयल फॉलो करें। और आपको मैं सजेशन दूंगा, जब आप पार्टनरशिप में जाएंगे आप डीके गोयल की जगह ग्रेवाल फॉलो करें। ग्रेवाल का पार्टनरशिप वे सुपीरियर है और कंपनी डीके गोयल का वे सुपीरियर है। आप में से शायद वंशिका ही मेरे को बोली थी कि वो ग्रेवाल से कर रही है, या कोई बच्चा आके बोला था, बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स है। अगर आप ग्रेवाल से इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, आपने किया शायद, इट इज अ वेरी वेरी रिलेटिवली लोअर स्टैंडर्ड एज कंपेयर टू डीके गोयल। भाई वही पार्टनरशिप में टीएस ग्रेवाल वे सुपीरियर है। तो कंपनी में हमको लगता है डीके गोयल स्ट्रॉन्गर है, तो कंपनी जितना भी हो सके तो हम तो फोटो भेजेंगे, तो आप चाहे तो इससे कर लें, या आप अगर बहुत पैसे वाले हैं तो डीके गोयल खरीद लें।
जरूर सर। गजनी हो क्या? इतना जल्दी कैसे भूल जा रहे हो? याद है पर फिर भी तुम्हारा तो ऑपरेटिंग साइकिल बहुत छोटा है। हाँ ऐसे याद है पर फिर भी confidence तब ठीक है। प्रैक्टिस कर रहा था। याद रखना ये सब, भूल ना जाना भाई। देखिए होमवर्क है 1 से लेकर 7 तक। 1 to 7 आप खुद से ट्राई करेंगे। मैं अभी आपके साथ 8 से लेकर जितना करवा पाऊँ। बुक में तो 24 है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है यार। तो हमको लगता है 8 से लेके 20 तक तो हम लोग चले ही जाएंगे। बाकी आप जो नहीं करवा पाऊँ क्लास में, आप घर पे करना ट्राई। अगला जो मंडे का क्लास है उसमें जो नहीं हो पाया आपसे, हम लोग वही करेंगे इसी पे। परफेक्ट, तब तो और अच्छे से दे पाएंगे आप। बोलिए ना प्लीज़। कौन से बुक से कर रहे हैं? डीके गोयल में फ़ोटो भेज रहा हूँ प्राची। हाँ आप बिगनिंग से भेज दीजिए ना मैम। 1 से लेके 24 तक। सॉल्वेंसी चालू होता है 25 नंबर से। जल्दी भेजिए प्लीज़। दे प्रियम फ़ोन। ओ अभी तो कर नहीं पाएगा ना, तो इसी से कर ले, फिर इको में दे देना, हम चार्ज कर देंगे। भेज दिए। अच्छा आप लोग को एक चीज़ बता रहे हैं, मेरे साथ हुआ इसीलिए हम बोल रहे हैं। आज ना हमको रैंडम फ़ोन आया एक ठो, बोला कि आपका भतीजा पुलिस में पकड़ा गया है, 50,000 रुपया दीजिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, वो मेरा भतीजा का आवाज़ तक कॉपी किया है। कैसे किया हमको नहीं पता, क्या एआई था नहीं था। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। वो तो भगवान का भला था, मेरे सामने ही बैठा था मेरा भतीजा, तो हम समझ गए कि स्कैम है। बट एनीबडी वुड हैव गॉट स्कैर्ड, क्योंकि आई डोंट नो हाउ दे कॉपीड द वॉइस ऑल्सो। इट इज़ वेरी स्कैरी दैट दीज थिंग्स आर हैपनिंग। जस्ट बी वेरी केयरफुल विद दीज काइंड ऑफ कॉल्स। हाँ चलिए वारिजा, लेट्स स्टार्ट विथ सम नंबर 11। सीरियली करना है। अगर आप मेरे से आगे बढ़ जा रहे हैं, बढ़ जाइए। एक ही रिक्वेस्ट है, डिस्कस नहीं करना है। 11 से बात नहीं होगा। अगर आपको आगे बढ़ना है, आप आगे बढ़े। मेरे साथ कर रहे हैं, मेरे साथ करिए, कोई इशू नहीं है। CA माइनस CL बोलिए ना वारिजा। नंबर 11, लेट्स डू दिस सम टुगेदर। करंट रेशियो इज इक्वल टू CA बाई CL। हमेशा पहले फॉर्मूला लिख लिया करेंगे। मतलब CA माइनस CL इज इक्वल टू 4,80,000। तो 6 lakhs माइनस X इज इक्वल टू 4,80,000। यहाँ से मेरा इजीली करंट लाइबिलिटी निकल सकता है 1,20,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। अब फॉर्मूला में बैठा दीजिए। 4,80,000 बाई 1,20,000। रेशियो इज 4:1। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी। 6 lakhs बाई 1,20,000, 5:1। जितना भी लिक्विडिटी का रेशियो है ना, वो 1:2 में आता है। और 1 के रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये हमेशा 1:2 में रहेगा। नंबर 12। अच्छा क्विक रेशियो भी निकालना है क्या? तो डरा रहा है। अगर ये सब दे रहा है ना, कई बार इंफॉर्मेशन इररिलेवेंट होगा, उसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट, करंट रेशियो 2:1 है मैम। मतलब CA बाई CL 2/1 है। मतलब QA बाई CL इज इक्वल टू 1.5/1। फिर
तो 1,60,000 से क्या हम पहले डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि मेरा करंट एसेट कितना होगा? सोचिए 2 मिनट। 320 2 क्या है, करंट एसेट की करंट लायबिलिटी? ऐसे कर लो ना, CL को दिया हुआ है ना 160, ये x पकड़ लो, CA/CL है, CL दिया हुआ है, हमको बोलो ना सारा। CA/CL में CL दिया हुआ है 160 और बोल रहा है करंट एसेट दुगना है। 2:1 का मतलब दुगना होता है, तो करंट एसेट निकल गया हम लोग का कितना? सिमिलरली लिक्विड एसेट्स क्या, मतलब क्विक एसेट्स क्या निकलेगा? 1.5 इंटू 1,60,000, 2,40,000। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है वारिजा? या प्रीपेड एक्सपेंस, या तो इन्वेंट्री या प्रीपेड एक्सपेंस, और प्रीपेड एक्सपेंस अगर नहीं है तो हमेशा नील मानेंगे आप। भव्या यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? नहीं, CA/CL फॉर्मूला है 2:1 दिया हुआ है, जहाँ CA का वैल्यू नहीं पता, CL का पता है, तो यहाँ इक्वेट कर दीजिए 160 और वहाँ से CA निकाल लीजिए। तो कितना हो गया? ये x पकड़ के ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका CA का वैल्यू कितना आया? 3,20,000। ये सेम कॉन्सेप्ट इधर भी लगा दीजिए, वहाँ से क्या आ जाएगा? क्विक एसेट्स। कितना? करंट एसेट और क्विक एसेट्स में अंतर ही क्या था? क्विक एसेट्स के फॉर्मूला में CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, तो बोल रहा है ये दोनों का फर्क या तो प्रीपेड एक्सपेंस है या तो इन्वेंट्री है। तो अब कुछ नहीं बोलेगा तो पूरा इन्वेंट्री है, पहला प्रेफरेंस इन्वेंट्री को दिया गया। आई थिंक वही खोजना था शायद, कैलकुलेट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इज इक्वल टू 80,000। नंबर 13 पे हैं हम लोग, 12B पे हैं, सॉरी। ये हमको बताइए भव्या, 12A हो गया ना आपका? बोलिए 12B बताइए। 2.5/1 और या QA/CL क्या है? 0.91/1, 0.95/1। अब यहाँ करंट एसेट दे दिया है, देखिए तो हम करंट लायबिलिटी निकाल पाएंगे? बोल रहा है करंट एसेट 2.5 टाइम्स है और करंट एसेट 17 लाख है, तो ये 17 है, तो ये कितना है? भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2.5 से, कितना? 6,80,000 अगर आपको मिल जाता है मैम, देखिए इधर भव्या, तो आप यहाँ पर इक्वेट कर सकते हैं 6,80,000 को। एक सेकेंड, आई थिंक कैलकुलेशन एरर है। 17 लाख बाई 2.5 कितना आता है? आई थिंक कुछ कैलकुलेशन एरर हुआ है, ये बोलेगी, रुकिए ना, 680 ही आ रहा है। वारिजा, डोंट यूज अ कैलकुलेटर। चलिए कैलकुलेट करते हैं, हम भी आपके साथ करते हैं। चलिए 17 लाख बाई 2.5 कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं? नहीं करेंगे? हाँ ठीक है, वो आ रहे उधर। पहले मैम का मैथ ठीक कर ले थोड़ा। करिए करिए, हम वेट कर रहे हैं आपका। 680 आया है, अब हमको ये 680 पता है। अब 680 को हम 0.95 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्विक एसिड आ जाए। बच्चल नहीं समझ में आ रहा है तो बोल। हो चुका है, कर कर फटाफट कर। कितना बोले आप सुहानी? क्विक एसिड सुनिए ना, आपका करंट एसिड 680 का है, आपका क्विक एसिड 646 का है। फर्क किस चीज़ का होगा? इन्वेंट्री का। माइनस कर दीजिए। खोजना क्या है? क्विक एसिड्स। आपका करंट एसिड कितना आया? 17 लाख आया, और ये क्या आया? क्विक एसिड। तो 17 लाख में 646 माइनस करना है।
सॉरी 10 lakh 56 lakh 46 क्विक एसेट्स, नहीं 10 lakh 54 बोलिए फिर से बोलिए। 64 लाख तो नहीं है, अरे 0.95 है ना, 1 से कम आएगा आंसर, 680 से कम आएगा ना आंसर। 680 इंटू 1 680 होता है, तो 680 इंटू 0.9 680 से तो कम ही आना होगा, 6,80,000 से तो कम ही आंसर आएगा, तो उसका 95% निकालना है आपको। वही मत करिए ना, कौन सा 2 डेसिमल के बाद पॉइंट। हाँ 17 लाख का करंट एसेट था सारा, और 6,46,000 माइनस कर देते तो 10,56,000 शायद। आप किससे माइनस कर दिए? करंट लायबिलिटी से। हम भी वही थे। सच बोले तो हम भी पहले वही किए थे, क्योंकि 680 देख कितना टेम्पटिंग लग रहा था। हम भी वही क्या था 680 से ना 17 लाख माइनस 646 करेंगे तो इन्वेंट्री आएगा। ग्रेट माइंड नहीं, लल्लू माइंड्स है हम लोग। वी आर मेकिंग द सेम मिस्टेक, दैट इज नॉट ग्रेट माइंड्स। हाउ मच इज इन्वेंट्री? 10 lakh 50। Everybody is done 12B. Can I move forward? सारा 12B done. Let's do 12C. जिनका होते जा रहा है आगे बढ़ते जाइए, हाँ मेरा वेट मत करिए। टारगेट है 20 नंबर, 20 तक जाना है। बात मत करो। हेलो चारवी, वो वाला बचपन में खेले थे डोंकी स्पीक्स फर्स्ट, सिवाय मेरे और सारा के जो बात करेगा, आप सबसे पहले आगे जाओगे। देख तुम डोंकी निकला। मेरे और जिस बच्चा को हम बात करने बोलेंगे, अगर कोई बात करेगा तो वो डोंकी है, ठीक? चलो बोलो। मतलब CA माइनस CL कितना है? 5 लाख है, और CA दिया था क्या? 5 लाख है कि 540 है? सारा 540 है। 2.8 बाई 1, 3,30,000 का इन्वेंट्री है। एक सेकेंड मैम, इन्वेंट्री कितने का है? 3,30,000 का है। परफेक्ट। फिर आराम से निकलेगा। एक काम करते हैं मैम, हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मिसिंग फिगर 1 होना चाहिए। तो हमको एक बात बताइए, CA बाई CL में 2.8:1 है, और हम ये भी जानते हैं कि CA माइनस CL 5,40,000 है। क्या कोई तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर नीचे सिर्फ CL ही रहे या CA ही रहे? CA इज इक्वल टू 5,40,000 प्लस CL। नहीं मैम, ये इक्वेशन है 5,40,000 इज इक्वल टू CA माइनस CL। व्हाट इज CA इक्वल टू? तो इंस्टेड ऑफ CA कैन आई राइट 5,40,000 प्लस CL। अब लेट CL बी x, ऊपर नीचे एक ही अननोन आ गया, 5,40,000 प्लस x बाई x इज इक्वल टू 2.8 बाई 1। नाउ ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे। सॉल्व फॉर x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5,40,000 प्लस x is equal to 2.8x. 5,40,000 is equal to 1.8x. X is equal to 5,40,000 by 1.8 which is equal to, बोलो 3 लाख। X क्या पकड़े थे? CL को C की CA, CL को पकड़े थे, तो CL तो निकल गया ना पहले, अब CA निकल जाएगा। पर लाइबिलिटी में करेंगे तो रेशियो गिर जाएगा। तो करंट एसेट कैसे निकलेगा सारा? ऐड कर देंगे 5,40,000। अच्छा 5,40,000 प्लस x, या ये भी तो कर सकते हैं ना, CA बाई CL
इज इक्वल टू 2.8/1, जहां पे आपको CL पता चल चुका है 3 लाख। 3 लाख इंटू 2.8 कर दीजिए। इक्वेशन है, जो आपको इक्वेशन ठीक लगे। कितना आया CA आप लोग का? 8,40,000। और इन्वेंट्री दिया था ना ये लोग, वी आर एट 12C। क्या हुआ सारा? ये गलत है, ये राइट है। अब हमको क्विक रेशियो चाहिए। CA पता है, इन्वेंट्री दे दिया है 330, 5,10,000। 5,10,000 बाई करेंट लायबिलिटी तो निकाले थे मेहनत करके, तो 5,10,000 का करेंट लायबिलिटी तो 3 लाख ही आया था दीदी। प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं, कैसे पैदा करें? अरे है नहीं तो कहां से लाएं? बोले प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करिए। अरे होना तो होगा। कितना आ रहा है? 1.7:1। नहीं मजाक नहीं कर रहा। एक बच्चा बोल दिया भैया लेट प्रीपेड एक्सपेंस भी 1 लाख। अरे ऐसे कैसे लेट प्रीपेड एक्सपेंस भी 1 लाख? तो वही तो आप कर रहे हैं। कैसे होना होगा तो माइनस कैसे करोगे जब है ही नहीं? 13 हम उसमें का डम मेथड यूज किया है। 13 में हां वारिजा 13 हो गया आपका? चलिए फ्रैक्शन में आ रहा था उसको हम चालेगा दीदी इतना सिंपल भी नहीं किया। कांदोई जी, कंडोई कि कांदोई, कंदोई कंदोई कंदोई, यस। 7,20,000 का करेंट एसेट था। तो पहले तो एक काम करो मैम, करेंट लायबिलिटी बता दो। 3 लाख सही है नहीं, राइट है। और हम इसको x पकड़ के इसका इक्वेशन बना के किया। चलेगा, क्या फर्क पड़ता है? मेरा फ्रैक्शन में आ गया था। फिर एक्स्ट्रा मेहनत हो गया मुझे। आपको बहुत हम बता रहे हैं युग, ये आज का पूरा क्लास में वारिजा आपको बहुत घृणा की नज़रों से देख रही है, मतलब डिसगस्ट जैसा होता है। पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ है आज। शी इज लुकिंग एट यू विद अ लॉट ऑफ हेट्रेड टुडे। आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। चलिए सो मैम क्रेडिटर को पेमेंट हुआ 1 लाख का। व्हाट इज द जर्नल एंट्री ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर? वेरी गुड। सो मैम दैट मीन्स 1 लाख यहाँ से जाएगा, 1 लाख यहाँ से जाएगा, होगा? काय भरोसा नहीं, एक बार करिए ना। दोनों से 1 लाख कमेगा, हाँ या ना? मेरे को पहले लगता था आप फालतू में बोलते हो। मैम रेशियो है 7,20,000 दिया हुआ था और 2.4:1 है सारा। तो लेट्स करेंट लायबिलिटी भी x। पहले आप पहले करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकाल लो, उसके बाद दोगे ना। आप तो करंट लायबिलिटी जानते ही नहीं हो, पर आप किससे माइनस करोगे 1 लाख? उसके लिए तो आपको 3 लाख चाहिए ना पहले। तो लंबा मेथड नहीं हो जाएगा? थोड़ा आंसर तो आ जाएगा, तो पर तो दौड़ेगा। आपका मैथ बढ़िया है, मैं नहीं कर पाता। मेरे को पहले भाई नंबर आ जाए, उसके बाद हम एक चीज माइनस करेंगे। क्लियर है? 13 में भी पार्ट्स है क्या कि हो गया? 14 किसका? 14 का। वेरी गुड भव्या, विच नंबर यू आर यू एट? बनाए चुके हैं, चलिए बनाते हैं। कितना? 1,50,000। प्लीज मत बात करिए ना। 2.2:1 से पहले ना भव्या आप हमको करंट एसेट बता दो यार। सीधा इसको 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, 1:1।
वाह, क्या भोला बच्चा है। बोले 2.4:2 क्या है? अबे डिनोमिनेटर में 1 रहता है। गलत है भाई, ऐड हो गया एसेट बढ़ गया। भव्या कितना आया करंट एसेट? 330। क्या खोजना है? देखिएगा हाँ, CA/CL। ए बात नहीं करना है। लिक्विड एसिड एक क्विक एसिड। भव्या तो 330/1.5 लाख आपको पता है। अब कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? तो इन्वेंट्री बढ़ेगा गुड्स खरीदने से, और क्रेडिटर मतलब करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगा। खोजना क्या है? इंपैक्ट क्या पूछ रहा है? ऑन। तो इसमें ऐड कर दीजिए क्योंकि इन्वेंट्री ऐड हो जाएगा। कितना का गुड्स खरीदे हैं? 50,000। और इधर मैम क्रेडिटर भी 50,000 से बढ़ गया, तो कितना बचा? 330/2 लाख। क्या आंसर आएगा? 38/20, 14/10, 1.4/1, 1.9/1। ये 14 के कुछ पार्ट्स हैं, तो 15 पे आते हैं। स्वानी हो चुका है, चलिए कर लेते हैं। ये लास्ट सम कर पाएंगे अभी, 5:30 बज गया है। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, सुनिए ना, 25 तक अटेम्प्ट करके आना। जो नहीं बनेगा पहले वो क्लास में करेंगे, उसके बाद हम सॉल्वेंसी स्टार्ट करेंगे। पर 1 to 25 जो भी नहीं करके आएगा उसको हम मारेंगे उस दिन। बोलो। हाँ 1.2/1। CA minus CL is 1,80,000। CA इक्वल टू 1,80,000 प्लस CL। अब आप बोल रहे हैं इसमें इक्वेट कर दूं, ठीक है? तो यहाँ पे 1,80,000 प्लस CL बाई CL इज इक्वल टू 4:1। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CL? 60,000। अब यहाँ से तो कुछ भी निकल सकता है। 1.2 तो क्विक एसिड कितना आ रहा है? 90,000 नहीं, 1.2 से मल्टीप्लाई करें अगर 60 को 72,000। 72,000। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए ठीक है, ब्रेक लीजिए फिर, 5:30 बज गया है। हमको नहीं लगा प्रियम आप बोर हो रहे थे, हमको लगा आप एंजॉय कर रहे थे सम करना। हाँ